हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो हमेशा की तरह मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने, फिर से एक भर्ती पर बात करने के लिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL, इसमें कुल 800 पदों पर भर्ती आई हुई है। क्या है ये भर्ती, इस भर्ती में कैसे आपका चयन होगा, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कितनी फीस है, कितने उम्र से कितनी उम्र तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कितने दिनों में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ऐसे जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, ऐसे जितने भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं हाजिर हो गया हूं आपके सामने। तो सबसे पहले, जैसा कि हर वीडियो में हमारी रहता है, हम शुरुआत करते हैं जो हमारी डेट होती हैं उनसे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज के वीडियो में जो हमारी ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी आई हैं, इसकी जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स है, उसमें जो सबसे पहली है जब फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो है 21/11/2022। मतलब अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपको अभी 21 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। 21 नवंबर 2022 को ये फॉर्म शुरू हो जाएगा भरने के लिए। तो तब तक के लिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और एक चीज, जब ये वीडियो कंप्लीट होगी और आपके पास एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको चाहिए है और उसका उत्तर इस वीडियो में नहीं है, फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न बचता है जिसका उत्तर आपको चाहिए है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें राइट कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारी लास्ट डेट होगी वो कितनी होगी। तो लास्ट डेट होगी हमारी 11 नवंबर। कितनी होगी? 11 नवंबर होगी। 11 नवंबर को ये फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा भरना, इसलिए आपको 11 नवंबर तक ही ये फॉर्म भरना है। उसके बाद अगर बात करें कि क्या फीस के लिए आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, नहीं, फीस के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो फीस समय रहते भर दीजिएगा, मतलब 11 तारीख तक ही आपको फीस भरने का मौका दिया जाएगा। अब जब फीस की बात आई है तो एक बार बात कर लेते हैं कि फीस है कितनी। तो हमारे पास टोटल मिलाकर कुछ इस तरीके से पोस्ट है: फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फील्ड इंजीनियर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 और 5 प्रकार की पोस्ट पर भर्ती आई है। इन 5 प्रकार की पोस्ट को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो जो आपकी फील्ड इंजीनियर है, चाहे वो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो, उसके लिए जो फीस रखी गई है, जो एग्जाम फीस रखी गई है, वो 400 रुपये रखी गई है। ऐसे ही अगर हम बात करें फील्ड सुपरवाइजर की, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का हो, उसके लिए जो फीस रखी गई है वो 300 रखी गई है। इन दोनों पदों पर जो लोग अप्लाई करेंगे, जो भी लोग इस पद पर या इस पद पर अप्लाई करेंगे, उसको पद के हिसाब से फीस पेमेंट करनी होगी। दूसरा प्रश्न हमारा ये आता है, सर ये फीस किन के लिए है? तो ये फीस आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अलावा बाकी किसी की फीस सबमिट नहीं हो रही। एक चीज और, इसमें फीमेल कैंडिडेट की बात भी यहाँ नहीं लिखी है। तो अगर फीमेल कैंडिडेट भी आती हैं तो उनको भी फीस पे करनी होगी, 400 रुपये और 300 रुपये के हिसाब से। बात सभी को समझ आ गई कि SC ST और जो PH में आते हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं जो, उनकी इसमें कोई भी फीस नहीं होगी। अब एक बार देख लेते हैं कि किस में कितने पद आए हैं। अगर बात करें फील्ड इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल, मतलब ऐसे फील्ड इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल से होंगे, ठीक है ना, उनके लिए कुल पदों की संख्या 50 है। 50 में 22 पद जनरल के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस 5 हैं, ओबीसी 13 हैं, SC के 7 और ST के 3 पद रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो इंजीन इलेक्ट्रिक में है टोटल 50 हैं और 22 पद UR के हैं, अनरिजर्व्ड के हैं। ईडब्ल्यूएस के 5, ओबीसी के 13, SC के 7 और ST के
3 पद हैं। अगर बात करें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रिकल था। फील्ड इंजीनियर ये भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल्स था, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है। तो इसमें कुल 15 पद हैं, जिनमें 7 जनरल के, 1 ईडब्ल्यूएस का, 4 ओबीसी के, 2 एससी और 1 एसटी का पद इसमें सम्मिलित है। अगर बात करें फील्ड इंजीनियर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, आईटी की अगर मैं बात करूं फील्ड इंजीनियर की, यहाँ पर जैसे आपसे मैंने कहा था कि फील्ड इंजीनियर, तो फील्ड इंजीनियर उसमें कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और साथ में आईटी भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल 15 पद हैं। उसी तरीके से 7 जनरल के, 1 ईडब्ल्यूएस का, 4 ओबीसी के, एससी के 2 हैं और एसटी का 1 पद इसमें सम्मिलित है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो कुल 480 पद हैं, जिसमें से 195 जनरल के, 48 ईडब्ल्यूएस के, 129 ओबीसी के पद हैं, 72 पद एससी के हैं और 36 पद जो हैं वो एसटी के हैं। ऐसे ही फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 240 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 240 है, जिनमें से यूआर के 98, ईडब्ल्यूएस के 24 पद हैं, ओबीसी के 64, एससी के 36 पद और एसटी के 18 पद हैं। तो ये था पदों का विवरण। आप देख लीजिए कि किस हिसाब से आपकी कौन सी कैटेगरी आती है और कैटेगरी के हिसाब से आप किस वाली वैकेंसी में आते हैं, ठीक है ना। इतना समझने के बाद अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पर, जहां पर हम आपको बचे हुए प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो वीडियो के दूसरे हिस्से में अगर हम बात करें कि सर अच्छा एक बात बताइए कि फिर हमारा एज क्या रहेगा इन पोस्टों के लिए। तो देखो एज आपका क्या रहेगा, एज के लिए बहुत अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब किया गया है। क्या डिस्क्राइब किया गया है कि 29 साल तक के लोग, कि मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 29 साल तक है, कितनी है, 29 साल तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 साल, 29 साल मिनिमम नहीं है, ये अपर एज लिमिट है कि आप किस में आते हैं, आप 29 साल तक आते हैं। और इसके लिए एक डेट भी दी गई है 11/12/2022। 11/12/2022 तक आप कितने साल के हो जाएं, आप 29 साल के हुए हों तभी आप भर सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर इनको ऐसे नहीं समझ आ रहा है किसी को, तो उन्होंने ये भी बताया कि आपका बर्थ पीरियड क्या होना चाहिए। तो बर्थ पीरियड 11/12/1993 से लेकर 11/12/2004 तक ही होना चाहिए। बर्थ पीरियड 11/12/1993 से लेकर 11/12/2004 तक ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। फिर बात आती है सर रिजर्वेशन की, क्या बात है। तो देखो रिजर्वेशन जो है उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है, उन्होंने कहा है कि हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम उसी रिजर्वेशन के तहत आप सभी को नौकरी देंगे। तो उसी के हिसाब से मिलेगा। तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिनको जैसा आरक्षण मिलता आया है, इसमें भी उनको वैसा ही आरक्षण मिलेगा। जिसको एज रिलैक्सेशन मिलता आया है वैसे ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कुछ भी अलग से बदलाव नहीं किया गया है। एक चीज और है, पीएच की अगर बात करें तो पीएच कैंडिडेट के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि पीएच कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिनका 40% या फिर उससे ज्यादा, ठीक है ना, 40% या फिर ज्यादा, कम नहीं, 40% मिनिमम है, उससे ज्यादा अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको ये बात अपने एप्लीकेशन फॉर्म में राइट करनी होगी। साथ में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब भी आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो ये सारे कैंडिडेट जो लाभ लेंगे, किसका लाभ लेंगे, जो भी आरक्षण का लाभ लेंगे, उनको अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पर दिखाने होंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर एक्सपीरियंस है पावर ग्रिड में काम करने का, तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पावर ग्रिड में काम करने का, तो आप सभी को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा।
ठीक है ना। तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक चीज और, किसी को भी दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। देखो, प्राथमिकता हो इन लोगों को दी जाएगी, ये सही बात है, लेकिन दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने एज का रिलैक्सेशन भी ले लिया और आपको कट ऑफ का भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। एक रिजर्वेशन जो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बात समझ आ गई सभी को। तो जिनको भी फॉर्म भरना है, एक बार ये वाली जो डेट है जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किस वाले के लिए हमें कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए है। बहुत जरूरी पार्ट है ये वीडियो का। और अगर साथियों वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वक्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का और लोगों के साथ शेयर करने का। चलिए देखिएगा, फील्ड इंजीनियर अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी किसकी, इंजीनियरिंग की, ये सारे टेक्निकल हैं। बट बीएससी अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है और आपकी ट्रेड क्या रही है, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल रही है, तो फिर आप अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 55% नंबर आपके होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो आपके लिए केवल पासिंग मार्क रखे गए हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की हम बात करें तो यहाँ BE, बीटेक, BSc इंजीनियरिंग, लेकिन ट्रेड कौन सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जनरल ओबीसी 55%, SC ST ओनली पासिंग मार्क चाहिए होंगे। ऐसे ही फील्ड इंजीनियरिंग अगर IT की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो संबंधित ट्रेड में आपका IT होना चाहिए। BE और बीटेक की बात अलग है, BSc IT, BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए। साथ में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट 55% मार्क चाहिए हैं सारे के सारे में। और SC ST की अगर बात करें तो आप सभी को पासिंग मार्क चाहिए हैं। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्या है, देखो ऐसे कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं आपका फील्ड इंजीनियर के लिए, ठीक है ना, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिक है और एक है फील्ड सुपरवाइजर। तो जो फील्ड इंजीनियर से फील्ड सुपरवाइजर में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो इंजीनियरिंग में अप्लाई नहीं करेंगे, सुपरवाइजर में, और दोनों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं आपको समझ आएगा अभी। तो फॉर्म के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि अगर आप फील्ड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ट्रेड यही होनी चाहिए, लेकिन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होना चाहिए, आपके पास संबंधित ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना। संबंधित ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी सब कुछ सेम है, आपके पास संबंधित ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में ये भी मेंशन किया गया है, साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप डिप्लोमा धारक तो हैं लेकिन आपने क्या किया है, BE, बीटेक और BSc के बाद डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि आपके पास बीटेक BSc वगैरह है तो आप कहाँ अप्लाई करेंगे, तो आप फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे। ये चीजें मेंशन करी गई हैं पहले से। ठीक है ना। यहाँ पर आपको साइड में मैं दिखा दूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं एग्जाम फॉर्मेट हमारा कैसा रहेगा, और अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत थोड़ा सा आप अजीब कह सकते हैं इसको। सिलेक्शन प्रोसेस में ये कहा गया है कि देखो, अगर नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो कम आते हैं, जैसे मान लो कि भाई थोड़े से आते हैं, जैसे मान लो 800 लोग हैं, ठीक है ना, 800 पोस्ट हैं, अब मान लो 10-12 हज़ार आते हैं उनके पास, 10,000 12,000 आते हैं, तो कहते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है इजीली। तो उन्होंने कहा कि अगर कम लोग आते हैं तो सिर्फ एक ही होगी स्टेप जिसमें आपका सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका रिलेटेड जो ट्रेड रहेगी उसका आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में आपको क्या करना है, देखो इंटरव्यू के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं कि देखो 40% नंबर और 30% नंबर तो आपको चाहिए होंगे। अगर आप जनरल
या EWS कैंडिडेट है तो 40% नंबर, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं मतलब लाइक OBC ST SC ST हैं तो आपको 30% नंबर चाहिए होंगे, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, और अगर फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्होंने कहा है कि फिर हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे, और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ट्रेड के जो आपकी ट्रेड होगी, और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें रीजनिंग DI, ठीक है ना, कंप्रेहेंसिव, वोकैब, इस तरीके के कुछ पार्ट रहेंगे जिनके क्वेश्चन मिक्स करके आपको दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ फॉर्म में रहेंगे, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फिर यहाँ पर आप ये, अच्छा एक चीज और है, ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है मान लो इसमें आपने टॉप कर दिया तो आपको इससे कुछ इंटरव्यू में बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल ये प्रोसेस इसलिए कंडक्ट कराया जाएगा ताकि इंटरव्यू के लिए कम कैंडिडेट हो जाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कराया जाएगा, और जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इन्होंने कहा कि रिटर्न में भी 40% जनरल EWS और 30% रिजर्व कैटेगरी में होनी चाहिए, तभी आपको कहाँ अपीयर होने का मौका मिलेगा इंटरव्यू में। फिर अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपको फाइनल मेरिट में सिलेक्शन मिलेगा। किसके लिए? फील्ड इंजीनियर के लिए। यहीं पर फील्ड सुपरवाइजर की अगर बात करें तो सेम चीज वहां भी कही गई है कि सब कुछ सेम है, अदरवाइज सीधा इंटरव्यू वरना स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में वो आपके इंजीनियरिंग वाले रहेंगे, और यहाँ पर आपके डिप्लोमा वाले रहेंगे। बस यही दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है ना, यही दोनों के बीच में अंतर है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है दोनों पदों के लिए। कहा कि अच्छा ठीक है सब कुछ हो गया, अब बताओ कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उन्होंने बताया है कि जो फील्ड इंजीनियर हमारे होंगे उनको हम शुरुआत में 30,000 देंगे, प्लस DA HRA देंगे, और साथ में जो भी उनकी स्कीम्स पर्क्स रहते हैं, जो भी रहता होगा, जो भी आपसे इंटरव्यू के टाइम पर या मान लीजिए सिलेक्शन के बाद जो भी आपकी फाइनल चीजें होंगी वो रहेंगी। उसके बाद ऐसे ही सुपरवाइजर के लिए स्टार्टिंग जो रहेगी वो 23,000 से रहेगी। अब आप ये घबराइएगा मत कि अरे सर 30,000 है, ठीक है ना। देखो क्या है, इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि ये ऐसा नहीं है केवल 30,000 ही है, यहाँ जो सैलरी बनेगी वो आपकी 1,20,000 तक बन सकती है, ठीक है ना, ये चीज मेंशन कर रखी है उन्होंने, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी है, जितना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही बेसिक सैलरी है कि 23,000 और प्लस ये मिलाकर इतना तो हम आपको देंगे, मतलब 40,000 50,000 के आसपास तो हम देंगे ही देंगे, बट इतनी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो आपकी संबंधित वैकेंसी का। किस वैकेंसी का? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से जब इसके फॉर्म चालू होते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अच्छे से फॉर्म अप्लाई करिएगा। बहुत विधिवत तरीके से मैंने पूरे वीडियो में आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है, उसका फ़ायदा उठाइएगा। एक बार जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे, अगर ज़रूरी होगा आपके प्रश्न ज़्यादा हुए कमेंट सेक्शन के अंदर, तो इस पर एक पुनः वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको फॉर्म भरने का तरीका भी सिखा दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए।